से मजबूत होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जबलपुर में मतदान के बाद में ईवीएम में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुटता दिखा रही पार्टी कार्यकर्ता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने कांग्रेस की जीत का किया दावा। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जिताने का लिया संकल्प। कोंडागांव में पूर्व सैनिकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। भारत माता प्रतिमा परिसर के आसपास की गई साफ सफाई। 282 युवक युवतियां भी मौके पर मौजूद। जबलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक देसी पिस्टल और कारतूस के साथ में आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धार में बेमौसम बारिश के साथ में गिले ओले। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लोगों को हुई परेशानी। करीब आधे घंटे तक बिजली रही बाधित। रुक करते हैं खबरों की तरफ। महासमुंद जिले के बसना के सिटी ग्राउंड मैदान में लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की चुनावी सभा में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। इस दौरान पिथौरा के पूर्व जनपद अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इन कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ को घोटाले का गढ़ बना दिया है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी को जिताकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को बताते हुए विष्णुदेव साय ने लोकसभा प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की। वहीं नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर के मामले को लेकर सीएम ने कहा कि फर्जी काउंटर है तो प्रमाणित करें। चुनाव का दौर चल रहा है और आज यहाँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बसना में चुनावी सभा का आयोजन था, जिसमें तपती धूप के बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और मतदाता आए हुए हैं। सब में भारी उत्साह है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी भारी मतों से यहाँ से जीत के सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस वो अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए थोड़ा बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस में बिल्कुल भगदड़ हो गया है। लगातार कार्यक्रमों में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। नक्सली इनकाउंटर के लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले जो नक्सली घटना हुई अभी तक की सबसे बड़ी घटना थी। हमारे सैनिकों ने नक्सलियों के साथ मुकाबला करके 29 नक्सली एक ही दिन में मारे, जिसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे। एक नक्सली 10 लाख की इनामी थी महिला, और अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए हम सैनिकों को सलाम भी करते हैं, उनके साहस को नमन भी करते हैं। और तो ऐसा है, ये तो जब प्रधानमंत्री जी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे, उसको भी वो लोग नकली घटना बताए थे। आज जबकि इस घटना का नक्सली सूची जारी कर रहे हैं कि 29 लोग में कौन कौन थे, नाम जारी कर रहे हैं। तो अगर उनको ये घटना नकली लगता है तो प्रमाणित करें। प्रियंका गुरु हाँ, तो पहले ही बीजेपी कार्यालय में ही आज तो भाजपा के सदस्य के रूप में आई है, इसके पहले ही भाजपा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में बुझे हुए नेताओं को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस गांधी परिवार के लिए राजनीति करती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा सांसद के लापता होने का पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। जब छत्तीसगढ़ी बात करते करते भी राज्यसभा सांसद चुनाव की बात आई कि सांसद चुनना है, तो भी तीन ऐसे सांसदों को चुना गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान
3 अवसर ऐसे आए कि 3 छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको वहां पर भेजा जाता, लेकिन कांग्रेस ने उस पर किसी पर मोहर नहीं लगाई। तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद थे, रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, ये तीनों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा में भेजा गया। हमने उस समय भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस ने इसको अनसुना कर दिया कि कोई एक व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ का चला जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी, उस पर किसी प्रकार का चयन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वो सांसद बन गए, लेकिन एक छत्तीसगढ़ की जनता को अपेक्षा थी वो सांसद इस छत्तीसगढ़ की चिंता करते। वो नहीं करे तो कम से कम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो टीम है, जो उनका संगठन नेतृत्व है, वो कम से कम उनको निर्देश करता कि जिस प्रदेश से आप चुनकर आए हैं उस प्रदेश की थोड़ी बहुत चिंता आप करें, आपके जो फंड्स हैं उन फंड्स का उपयोग भी उस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें। लेकिन आज इस प्रेस ब्रीफिंग ने मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो लोग छत्तीसगढ़ के कोटे से, और भूपेश बघेल जो कि आका के रूप में हैं, उनके कोटे से छत्तीसगढ़ के रूप से सांसद बने, वो छत्तीसगढ़ वासियों का हक छीनकर राज्यसभा के सदस्य बने। ये केवल उस समय ये था जो हमारा आरोप था, और वो सत्य साबित हुआ कि केवल भूपेश बघेल जी ने यही किया कि केंद्रीय नेतृत्व को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के कामों को किया कि जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने माना। होता है कभी कभी एकाध कोई सीट चली जाती है, किसी राज्यसभा को भेजा जाता है कहीं बैलेंस करने के लिए, कोई सीनियर लीडर होता है, लेकिन तीनों की तीनों सीटें राज्यसभा की बाहर के लोगों को दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा अपमान था, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मतदान प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर कुछ मतदाताओं ने मतदान के वीडियो भी डाले थे, जिसमें मतदान की गोपनीयता भंग हो रही थी। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ऐसे केंद्रों में तैनात कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की है। साथ ही जिन मतदाताओं ने सोशल मीडिया पर मतदान की वीडियो डाली, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। है कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 2 हमारे पास सोशल मीडिया में ऐसे मामले आए थे जिसमें कि उन्होंने पोलिंग बूथ के अंदर जाके उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था और मत की जो गोपनीयता उसको भंग किया था। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो एक तो हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्रवाई की है। एसपी साहब को भी कहा है कि जो सिक्योरिटी के पर लोग वहां उपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे एसपी ने बताया है कि वो उनको भी निलंबित करने जा रहे हैं। 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हमने निलंबित किया है और जिन लोगों ने मत की गोपनीयता को भंग किया है उनके अगेंस्ट में हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। 3 अधिकारियों के विरुद्ध ड्यूरिंग द पोल गड़बड़ी करने पर कार्रवाई हुई है और तीनों अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है मोबाइल फोन के जो यूज हुआ है उसके दुरुपयोग को लेकर हुई है। एक कर्मचारी जो थे उन्होंने खुद ने अपने मोबाइल फोन से पोलिंग स्टेशन के अंदर के जो है फोटोज जो है सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल फोन का प्रयोग केवल मत प्रतिशत भेजने के अलावा अन्य किसी भी काम के लिए वर्जित है। चुनाव संपन्न हो गया था, सारी मशीनें हमने स्ट्रांग रूम में रख दी हैं। आज सुबह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्क्रूटनी भी संपन्न हो गई है। अब स्ट्रांग रूम में हमने सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए, उनका फुटेज भी सामने दे दिया है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उसको देख सकते हैं। आयोग के निर्देश हैं कि हर दिन कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, टीडीओ हो, वो इसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो भी प्रतिदिन जो है इसका निरीक्षण कर सकते हैं स्ट्रांग रूम का। 4 जून तक ये व्यवस्थाएं चलेंगी। 4 जून को तो बढ़ते आगे, जबलपुर लोकसभा में मतदान के बाद में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखवा दी गई हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जबलपुर कलेक्टर का कहना है कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। स्ट्रांग रूम आने का कारण यह था कि बीच में थोड़ा सा कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा लगा, तो जब सूचना पहुंची, जानकारी पहुंची, तो यहाँ पर आए, प्रशासन से भी अधिकारी आए, हम लोग आए और सामान्य रूप से उसका एक बार निरीक्षण किया है। बस यही एक था और कुछ विशेष कारण नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जब तक स्ट्रांग रूम में पोल्ड मशीनें रखी हैं उसका हर दिन निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी को, रिटर्निंग ऑफिसर को, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है। रोज सुबह शाम इसका निरीक्षण होना है और कैंडिडेट्स भी जो है वो इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो आज पहला दिन था चूंकि, तो मैंने कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया था कि वो भी आके एक दफे सारी व्यवस्थाओं को देख लें
और यदि अपने कोई सजेशन देना चाहें तो दे लें और उनके लोगों की यहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगा दें। तो उसी को जो प्रमुख दलों के कैंडिडेट्स हैं आज वो भी इस व्यवस्था को देखने आए। धार जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी मौजूद हुए। वहीं लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए अपना जोर लगाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने भी कहा कि मैं किसी भी कार्यकर्ता पर आंच नहीं आने दूंगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल ही में 19 राज्यों के लोकसभा चुनाव मतदान में मतदान 10 से 12% गिरा है और इससे यह प्रतीत होता है कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है। जो पार्टी 400 का पार की जो बात कर रही है वो 40 सीट पर गठबंधन की बैसाखी पर 400 पार कैसे पहुंचेगी, ये एक प्रश्न का विषय है। आपको बताते चलें कि खबर धार से है जहां पर चुनाव में सभी विधायकों ने संकल्प लिया है और साथ ही आपको बताते चलें कि जिला कांग्रेस कार्यालय बस स्टैंड धार पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार की सीट का दावा करते हैं लेकिन 400 पार सीटें नहीं आ पाएंगी। मतदान का प्रतिशत गिरना अगर 10 से 12% अगर मतदान का प्रतिशत गिर रहा है 8-10%, तो देश के अंदर मोदी लहर नहीं। ये स्पष्ट हो गया 19 राज्यों के चुनाव से कि मोदी का जादू खत्म हो गया। और अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में दिल्ली में बैठ के दौर चल रहे कि अगर ये स्थिति रही तो आने वाले 2 चरण के अंदर हमारी स्थिति और बदतर होगी और लोकसभा चुनाव उनके हाथ से जाता रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने 400 की बात करी, ऐसी पार्टियां यूपी बिहार में समता दल जो एक लोकसभा को लेकर उस पर गठबंधन हुआ है, तो 40 पार्टी की जो बैसाखियों पर रहेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी, तो 400 पार कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न की बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी चल रही है, सिंधिया जी को लेकर तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयमान सिंह पवैया जी जो उनके सिंधिया जी के खास पुराने मित्र कह सकते हैं, शत्रु मित्र का मतलब, तो सब मिलकर तलवार लेके लगे हुए सीधे। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियां और पूर्व सैनिकों की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। भारत माता की प्रतिमा के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई और साथ ही बंधा तालाब पार्क के चारों ओर झाड़ू लगाई गई और तालाब में से आपको बता दें कि जंगली घास और जलकुंभी को निकाला गया और पूर्व सैनिक स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान और रक्तदान जैसे प्रशिक्षण ले रहे 282 युवक और युवतियां उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चले कि खबर कोंडागांव से है जहां पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जलकुंभियों को भी बाहर निकाला गया और साथ ही आसपास स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है। दरअसल निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियां और पूर्व सैनिकों की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। भारत माता की प्रतिमा के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई है, साथ ही बंधा तालाब पार्क के चारों ओर झाड़ू लगाई गई। तालाब से आपको बताते चले कि जंगली घास को भी निकाला गया और जलकुंभी को भी बाहर निकाला गया। पूर्व सैनिक स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान और रक्तदान जैसे प्रशिक्षण ले रहे 282 युवक युवतियां उपस्थित रहे हैं। कोची तहसील के ग्राम भवरिया निवासी वरिष्ठ समाज सेवी मोहनलाल पाटीदार ने मां नर्मदा की दुर्गम 2900 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा 140 दिनों में पूरी की है। आपको बताते चले कि मोहनलाल पाटीदार ने यात्रा 29 नवंबर 2023 को दक्षिण तट नेमावर के हंडिया से शुरू की थी, जो कि खंबात की खाड़ी से सागर पार कर
अमरकंटक होते हुए दोबारा हंडिया घाट पर संपन्न हुई। वहीं आपको बताते चलें कि संपत्ति पूर्ण होने पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें रक्तदान दाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रक्तदान शिविर की हैं, जहां पर समाजसेवी भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चलें कि मोहनलाल पाटीदार ने ये यात्रा 29 नवंबर 2023 को दक्षिण तट नेमावर के हंडिया से शुरू की, जो खंबात की खाड़ी से सागर पार कर अमरकंटक होते हुए दोबारा हंडिया घाट पर संपन्न हुई और साथ ही समारोह का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया है। यात्रा प्रारंभ की थी, उसका अनुभव ये रहा कि जैसे भी जितने भी आश्रम है उनकी सेवाएं देखकर मेरे को ये मन में भाव आया कि सभी आश्रमों को अपन ने सम्मान करना चाहिए। ये यात्रा में जो सम्मान मिला, छोटे से बड़े हर व्यक्ति का, ऐसा सम्मान कोई भी यात्रा में नहीं मिलता है। नर्मदा यात्रा के दौरान और कोई ऐसे अनुभव जो कि परिक्रमा जो अभी लोग करते हैं उनके लिए एक संदेश तो यही है कि नर्मदा को स्वच्छ बना के रखें। मैंने पूरी यात्रा में कभी भी कपड़े को नर्मदा में नहीं डुबाया, एक भी कपड़ा। कभी कहीं भी ऐसी मजबूरी आई तो बाल्टी में पानी बाहर लेके करा है। और सभी को यही संदेश भी है कि नर्मदा को स्वच्छ रखे। मां नर्मदा घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति कोटेश्वर तीर्थ के द्वारा वर्ष 2016 से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और कोटेश्वर तीर्थ पर जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वहां पर रक्तदान शिविर रखा ही जाता है और उसके साथ भंडारा भी रखा जाता है और अन्नदान पगड़ी के कार्यक्रम विभिन्न समाजों के होते हैं। उसमें भी रक्तदान शिविर का आयोजन करने की एक परंपरा सी बन गई है और लोग खुशी खुशी जिस प्रकार से नगद राशि का दान देते वैसे ही अपने रक्त का दान भी देते हैं। और आज यहाँ पर आज के कार्यक्रम में भी रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया और 2016 से लगा करके अभी तक लगभग 6500 यूनिट रक्तदान विभिन्न ब्लड बैंकों को इस समिति के माध्यम से दिया जा चुका है और भविष्य में भी जन जागृति के माध्यम से ऐसे ही रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए जो पीड़ित और गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको रक्त की पूर्ति इस घाट निर्माण समिति की ओर से प्रयास करके ब्लड बैंक को अधिक से अधिक रक्त पहुंचाने का संकल्प और प्रयास सदैव सदैव जारी रहेगा। धार जिला मुख्यालय में अचानक तेज बारिश और भारी ओले गिरे हैं और इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से धार नगर के कुछ क्षेत्रों में अफरा तफरी भी मच गई। साथ ही पशु भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भाग रहे थे ताकि उन्हें किसी भी छत का आसरा मिल जाए। और आपको बताते चलें कि अधिक बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से बिजली विभाग ने करीब आधे घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन यहां पर इसी समय बादल गरजने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हालांकि बेमौसम बरसात से अभी तक कोई भी नुकसान और जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बेमौसम बारिश की हैं, जहां पर बेमौसम बारिश और ओले भी गिरे हैं, जिससे अभी तक कोई ऐसी नुकसान और जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल बेमौसम बारिश से आपको बताते चलें कि पशु भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भाग रहे थे ताकि उन्हें छत का आसरा मिल सके। अधिक बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से बिजली विभाग ने करीब आधे घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद रखी, जिससे लोगों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही आपको बताते चलते हैं कि लेकिन यहां पर इसी समय बादल गरजने की आवाज भी सुनाई दी थी। हालांकि इस बेमौसम बरसात से अभी तक कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। कि संजीवनी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कचपुरा ब्रिज के पास एक व्यक्ति देसी पिस्टल और कारतूस के साथ में घूम रहा है, वे किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने जाकर मौके पर दबिश दी और आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसे घेराबंदी कर गिरफ्तार भी किया गया है।
कचपुरा ब्रिज के नीचे सब्जी मंडी में एक व्यक्ति जो कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम है शुभम गोठी, आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये पिस्टल देसी पिस्टल लेकर के जो है घूम रहा है कि सूचना पर से जो है मैंने थाने का स्टाफ एक सब इंस्पेक्टर है, उनको तत्काल स्टाफ को रवाना किया गया और पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया, लेकिन मेरे स्टाफ के द्वारा जो उसको घेराबंदी कर पकड़ दिया गया है। नाम पता उससे पूछताछ की है, सब सारी चीज़ें पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो चेरीपाल का रहने वाला है। तो किसी घटना को अंजाम देने के संबंध में मेरी पूछताछ जारी है और संभवतः कोई न कोई घटना को अंजाम देता है। इसके पहले पूर्व में पुलिस ने उसको अपने अधिकार से सुरक्षा में दे दिया है। आरोपी का नाम क्या है सर? इसका बैकग्राउंड क्या है? कितने अपराध है इसके ऊपर? इसके विरुद्ध कोतवाली टीआई से मेरी बातचीत हुई है, इसके ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध है, कुछ संज्ञेय अपराध के समय अभी रिकॉर्ड में वहां से प्राप्त किया। दुर्ग में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा का आपको पता चले कि 3nine ऐप के माध्यम से कैमरे की जानकारी प्राप्त कर चेक किया गया, जिसमें संदेही उपेंद्र कुमार गिरी उर्फ विजय के रूप में पहचान होने पर उक्त संदेही से पूछताछ भी की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस की ओर से लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आम नागरिकों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए आपको बताते चले कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस ने चोरी की बाइक पर तलवार लहराकर आम नागरिकों को आतंकित करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और तलवार को बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध सरगुजा जिले के कई थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोंडागांव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने चंद घंटे में अर्ध जले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। मुक्तिधाम से आपको बताते चले कि कुछ लोग अपने परिजन की अस्थियां बिनने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने शवदहा शेड के नीचे एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में जलते हुए देखा, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर लोगों को मृतक की हत्या होने और उसे जलाकर नष्ट करने का संदेह हुआ, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। और साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने प्रेम संबंध के मामले में लेकर हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2024 को सुबह सूचना मिली कि कोंडागांव के नारंगी मुक्तिधाम में एक संदिग्ध शव, अधजला शव संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। जैसी सूचना मिली, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पता तलाश किए। पता तलाश करने पर मृतक की पहचान प्रकाश नाथ, जो निवासी फरस गांव का हुआ है, उसके रूप में हुई। इसके बाद इसके परिजन थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बेटा प्रकाश नाथ पिछले 15 दिवस पूर्व से ही आरोपी विजय न्यूरेटी के साथ नारंगी नदी के किनारे मुक्तिधाम में रह रहा था। अब संदेही की पहचान होने पर हमने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ करने पर आरोपी विजय न्यूरेटी ने बताया कि उसकी प्रेमिका का मृतक के साथ अवैध संबंध था। दिनांक 18 तारीख को उसने अपनी प्रेमिका को मृतक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसकी वजह से उसने ठान लिया कि अब उसकी हत्या करनी। खबर अंबिकापुर से, जहां पर सरगुजा पुलिस लगातार महिला संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही प्रार्थियों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों और साथ ही आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने कृषि पशु परीक्षण अधिनियम के तहत में आपको बताते चलने की कार्रवाई करते हुए मवेशी लेकर जाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 मवेशी भी बरामद किए गए। इसी के साथ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत में आरोपियों पर कार्रवाई की है।
सरगुजा पुलिस द्वारा दूसरे की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने के मामले में एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्रवाई कर फरार चल रहे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि आवेदिका के पैतृक जमीन की आरोपियों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवाकर धोखाधड़ी की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर सिंगरौली से है, जहां पर पुलिस ने 20 पशुओं को क्रूरतापूर्ण तरीके से परिवहन कर स्लॉटर हाउस ले जाते वाहन को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्करों की ओर से पशुओं की क्रूरतापूर्ण तरीके से वाहन में भरकर स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा। तब कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुदेश तिवारी की टीम ने उक्त वाहन का पीछा किया और पुलिस से बचता हुआ ये वाहन मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए पुलिस टीम ने वाहन को रोका है। तब उसमें 20 पशु मिले हैं। वाहन चालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।